प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं आपको पुनः मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस के इस क्लास में आगे के कंटेंट के बारे में, आगे के टॉपिक के बारे में आपको समझाएंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप आज के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका कार्यालय के कार्य। फंक्शन ऑफ ऑफिस, ये आज का टॉपिक है कि कार्यालय के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, उनके मेथड के बारे में हम यहाँ पर आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने पूर्व की क्लास में जाना कि कार्यालय क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आपने ये सीखने का प्रयास किया। और आज हम यहाँ पर कार्यालय के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, जिसके लिए उसकी महत्ता है। ये कहा जाता है कि कार्यालय ही किसी संस्था का नाम कान मुँह आँख होता है, तो किस ऐसे कौन से कार्य हैं जो उसके द्वारा किया जाता है, उसे ही पूरी कंपनी में, पूरे संस्थान में श्रेष्ठ माना जाता है संस्थान को। तो ये आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो उसी के क्रम में अगर हम इसके कार्यों पर चर्चा करें तो सबसे पहले अगर यहाँ पर जो कार्य किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट काम होता है, उसको कहते हैं सूचनाएं प्राप्त करना। सूचनाएं प्राप्त करना एक कार्यालय का एक अहम कार्य है। अब सूचनाएं प्राप्त करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, कई प्रकार के उसके तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। तो वो सभी तरीके कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्यालय ना होता तो बाहर से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रही हैं वो हम कैसे प्राप्त करते, और जो इंटरनल है, जो आंतरिक संस्था के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कलेक्ट करता। इसलिए कार्यालय का जो स्थान है, जो कार्यालय है, वो बहुत ही भूमिका रखता है, अहम भूमिका रखता है किसी भी संस्था के अंदर। तो मैंने बताया कि सूचनाएं आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो आंतरिक सूचनाएं जो हैं वो संस्थान के विभिन्न विभागों, उप विभागों, प्रबंधकों एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। आंतरिक का मतलब है जो संस्था हमारी चल रही है, इंस्टीट्यूट है, हमारा कंपनी है, उसके अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो तो हमारी आंतरिक सूचनाएं होती हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी बाह्य सूचनाएं होती हैं, बाहर से जो रिलेटेड होती हैं, उनसे अभिप्राय है कि जो बाहर से सूचनाएं प्राप्त हुई, जैसे आप सपोज करो कि किसी वहाँ से कोई पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है, किसी ने कोटेशन मांगी, किसी ने प्रत्यावेदन दिया, ठीक, तो या फिर कोई हमारा सप्लायर है, उसके द्वारा कोई सूचना चाहिए गई है, उसने कोई सूचना उपलब्ध कराई है, तो बाहरी व्यक्तियों से, चाहे वो संपर्क करके, जो बाहर की जो अन्य कंपनियां हैं उनसे संपर्क करके सूचनाएं प्राप्त की गई हैं, या उनके माध्यम से, जैसे ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो सूचनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन ऐसी सूचनाएं जो बाहर से प्राप्त होती हैं वो सूचनाएं आपकी बाह्य सूचनाएं कहलाती हैं, बाहरी सूचनाएं आपकी कही जाती हैं। कार्यालय द्वारा आयोजित जितनी बैठकें होती
होती हैं, आयोजन होते हैं, सेमिनार होते हैं, उनमें जो भी व्यक्ति भाग लेता है उनके माध्यम से भी हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं। संस्था में अगर आवश्यक कार्य है तो उसके निस्तारण हेतु सूचना देने हेतु, समझाने हेतु संस्था में मीटिंग अटेंड की जाती है। तो जो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, अगर उनको कोई टास्क दिया गया, कोई उनसे कार्य सौंपा गया कि ये सूचना आपको देनी है, तो वो सूचना आप कहाँ देंगे? विभाग कई सारे एक इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, वो विभाग जो है वो सूचना ऑफिस में कलेक्ट कराते हैं, तो मीटिंग के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सूचनाओं को प्राप्त करना ये कार्यालय का एक अहम काम है, ठीक है। तो सूचनाएं आपकी दोनों स्रोतों से प्राप्त होती हैं, चाहे वो आंतरिक सूचनाएं हों, चाहे वो आंतरिक माध्यम से प्राप्त हो, चाहे वो बाह्य माध्यम से प्राप्त हो। सूचनाएं चाहे ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो, चाहे पत्र के माध्यम से प्राप्त हो, चाहे पत्राचार के, चाहे सेमिनार से हो, चाहे मीटिंग से हो, चाहे संपर्क करके सूचनाएं प्राप्त की जाए। तो सूचनाएं प्राप्त करने के कई सारे माध्यम हैं, जरिए हैं, जिनसे हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचनाएं प्राप्त करने का जो अहम काम है वो कार्यालय के द्वारा किया जाता है। उसी के क्रम में नेक्स्ट है सूचनाओं का रिकॉर्ड तैयार करना, ठीक है। अब सूचनाएं प्राप्त आपको हो गई हैं, तो उसके पश्चात में उनका एक उचित तरीके से उनका ब्यौरा तैयार किया जाता है, विस्तृत ढंग से उनको तैयार किया जाता है, ठीक है। और तैयार करने के पश्चात उनको सुरक्षित किसी फाइल में उनको संकलित करके व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। क्योंकि सूचनाएं तैयार करने का अगर आप आशय समझना चाहें कि तैयार करना क्या है, तैयार करना क्या है, तैयार करने से अभिप्राय ये है कि एक ही प्रकार के जो कई इंफॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जब प्राप्त होती हैं, तो उसके पश्चात जो कार्यालय के कर्मचारी होते हैं फिर उनको एक फॉर्मेट पर कंपाइल करते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी संस्थान में 4 डिपार्टमेंट हैं, 4 डिपार्टमेंट है, और इसको इस ऑफिस के द्वारा सभी को कंट्रोल किया जाता है। अब इन सबसे इंफॉर्मेशन मांगी गई कि आपके यहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, जो यहाँ के हेड हैं, इन सबके हेड हैं, इन सबसे इंफॉर्मेशन मांगी गई कि आपके वहाँ पर जो कर्मचारी वर्क करते हैं उन सभी की डिटेल उपलब्ध कराओ। डिटेल में जैसे उनका आधार कार्ड, नंबर है ना, उनका मोबाइल नंबर, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। उसके पश्चात में बैंक अकाउंट नंबर, तो ये डिटेल जब आपको इन चारों डिपार्टमेंटों से मिलेगी तो आप इनको किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास, टोटल कितने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन आई है। तो यहाँ से सब जैसे ईमेल के माध्यम से आपको दे दिया। अब उसके पश्चात में जो ये हेड ऑफिस है जो देख रहा है, वो इन सभी को कंपाइल करेगा, इन सभी की इंफॉर्मेशन को एक पटल पर रखेगा, और तो इसको कहते हैं ना सूचना तैयार करना। तो उसको देख करके ये पता चल सकता है जो ये 4 डिपार्टमेंट हैं, इन चारों डिपार्टमेंट में मिला करके कुल कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हुई है। तो उसके आधार पर अच्छी तरीके से फास्ट डिसीजन लिए जा सकते हैं।
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सूचनाओं का रिकॉर्ड कैसे तैयार किया जाता है। उसके पश्चात जैसे किसी भी कार्यालय में आप देखते हैं जितने एम्प्लॉइज़ होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जैसे सबसे पहले जब कोई एम्प्लॉइज़ हमारे कंपनी में एंटर करता है तो उसकी एक उपस्थिति पंजिका बनाई जाती है, अटेंडेंस रजिस्टर जिसको कहते हैं। आते ही सबसे पहले उसकी एंट्री होती है, उसके साइन उसमें करवाए जाते हैं। तो उपस्थिति पंजिका है, उसमें उसके आधार पर हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं। फिर कंपनी में जैसे जीपीएफ होती है, जीपीएफ बुक, उसमें उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जीआईएस होती है, जनरल इंश्योरेंस स्कीम, उसमें उन सभी का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड तैयार करने के कई सारे माध्यम हैं। जैसे रोकड़ बही, कैश बुक होती है, तो उस कैश बुक के माध्यम से हम अपने अकाउंट का कैश में कितना लेखा जोखा है, पर डे का आज कितना आया, आज कितना गया, ये हम रिकॉर्ड उसमें मेंटेन करते हैं अपने कैश बुक में। तो रिकॉर्ड को तैयार करने के कई फॉर्मेट हैं और हम उनमें अलग अलग के माध्यम से हम सूचनाएँ को संकलित करके उसमें हम रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। इसी के पश्चात अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अगर फंक्शन आता है हमारा सूचनाओं को उपयोगी बनाना, कि सूचनाओं को आप उपयोगी किस तरीके से बना सकते हो। यह भी कार्य हमारा सूचनाओं को उपयोगी बनाने का कार्य हमारा कार्यालय का ही होता है। सूचनाओं को उपयोगी बनाना, तो एक ऐसा इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन तैयार करनी है कि जैसे ही आपके उच्च अधिकारियों के सम्मुख सूचना उनके पटल पर पहुंचती है तो उसको देख करके अतिशीघ्र डिसीजन ले सकें, उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें, लोगों को डायरेक्शन दे सकें कि किस तरीके से ये कार्य किया गया, कभी पूरा नहीं हुआ है, या आप लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया, या किसी दूसरे को अगर हमें समझाना है तो सूचना हमारे पास में इस तरीके से कलेक्ट होनी चाहिए, इस तरीके से तैयार होनी चाहिए कि एक व्यू में ही देखने से पता चल जाए कि हाँ इसका टोटल क्या है, इसकी सेल्स कितनी है मंथली, आज की परचेज कितनी है, इनकम आज की कितनी है। तो जिससे कि ना डिसीजन बहुत ही शीघ्रता से लिए जा सकते हैं। जैसे एक्सेल पे आप सभी लोग कार्य करते हैं तो किसी इंफॉर्मेशन का एक ग्राफ बना लिया जाता है, तो ग्राफ के माध्यम से सूचनाएं बहुत अच्छी तरीके से हमें पता चल जाती है कि कब उसमें अप एंड डाउन हुआ है, उतार चढ़ाव किस तरीके से कार्य में आया है। अगर आप उसमें सेल्स का चार्ट बनाते हैं तो उसमें सेल आज की कितनी हुई उसके आधार पर ग्राफ दिखाई पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उच्च अधिकारियों के सामने जो सूचना आपकी पहुँचे तो वो शीघ्रता से उस पर डिसीजन ले सके, दूसरों को समझा सके, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमको तैयार करनी है, इन्फॉर्मेशन इस तरीके से तैयार करना ताकि उस पर शीघ्र से शीघ्र डिसीजन लिया जा सके। अब वो कई सारे तरीके होते हैं एक्सेल्स में, कंप्यूटर्स में, जिनके आधार पर हम अच्छी तरीके से उपयोगी सूचनाएं बना सकते हैं। तो ये जब आप कंप्यूटर में वर्क करेंगे तो आपको ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं सूचनाएं प्रदान करना। सूचनाएं प्रदान करना, सूचनाएं प्रदान करने से अभिप्राय ये है कि यदि आपके द्वारा सूचनाएं प्राप्त की गई है
मांगी जाती है, तो जो सूचनाएं हम तैयार करते हैं उन सूचनाओं को अपने उच्च अधिकारियों के सम्मुख भेजना, उनके पास में भेजना, ये कहलाता है सूचनाओं को प्रदान करना। अब वो सूचनाएं, जैसे मैंने कहा कि उच्च अधिकारियों को देना, तो एक तो कार्य हो गया, ये उच्च अधिकारियों को सूचनाएं देते हैं। उसके पश्चात यदि हमारी कोई संपर्की कंपनी है, अगर वो हमसे कोई सूचना चाहती है तो उनको भेजना, ये भी सूचना प्रदान करने के अंतर्गत ही आता है। तो ये कार्यालय का एक प्रकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने कार्यालय में जितने भी इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट उनके द्वारा की गई हैं, उनको समय से अपने अधिकारियों के पास में भेजें, जिससे कि वो शीघ्र से उन पर डिसीजन ले सकें, अपने निर्देश वो दे सकें, निर्णय ले सकें और निर्देश दे सकें। क्योंकि जब वो आपकी सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो फिर कार्यालय की आगे की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन निर्देशों को जो उनसे जो अन्य संस्थाएं हैं जो अटैच है जो हमारी अन्य यूनिट्स हैं, उन तक पहुंचाना भी कार्यालय का कार्य होता है। उनको लागू करवाना भी प्रभावी ढंग से, ये भी कार्यालय का ही कार्य होता है। तो कार्यालय की जो कुशलता है, वो कुशलता इसी पर निर्भर करती है कि उन कार्यालय के द्वारा जो सूचनाएं हैं वो कितने प्रभावी ढंग से पहुंचाई गई है। अगर सूचना ही उचित ढंग से नहीं पहुंचाई गई है, गलत तरीके से दी गई है, डिसीजन ही नहीं ले मिल रहा है, डायरेक्शन फिर कहाँ से संभव हो पाएगा। तो ये जिम्मेदारी कार्यालय की बनती है कि उनके द्वारा अच्छी तरीके से सूचनाएं प्राप्त की जाए, हर मुद्दे पर, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सूचना कलेक्ट की जाए, समय से कलेक्ट की जाए, समय से प्रदान भी की जाए। जब सूचना समय से प्रदान की जाएगी तभी तो उस पर प्रभावी ढंग से निर्णय लिया जा सकता है। सपोज कीजिए कि कंपनी हर बार टेंडर लेती है किसी भी प्रकार के कार्य के लिए, जिसमें से वो कंपनी कार्य कर रही है, तो कार्यालय की जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही कोई टेंडर पब्लिश होता है, उसकी जानकारी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तैयार करके अपने जो उसका हेड ऑफिस है, जो उससे संबंधित अधिकारी है, उन तक सूचना तुरंत पहुंचाना और उस पर एनालिसिस भी करना, उस डेटा पर कि किस तरीके से हम इस बार टेंडर में अप्लाई करें, ये टेंडर हमको मिले। तो अगर आपने सूचना उपयोगी तरीके से तैयार नहीं की है, अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया है, तो सूचना आप जो भी प्रदान करेंगे उसके आधार पर तो आपको टेंडर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने पता ही नहीं किया है कि इसमें प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी कम प्राइसिंग करें, क्वालिटी का रेट क्या दिखाएं, क्वांटिटी कितनी दिखाएं कि हमको उस चीज़ का टेंडर आसानी से मिल सके। और समय से अगर सूचना नहीं आपने प्रदान की तो क्या होगा कि उसकी समय सीमा निकल जाएगी, आपको उस कार्य में आप पीछे रह जाएंगे। तो ये कार्यालय की जिम्मेदारी बनती है कि उसके द्वारा एक प्रभावी ढंग से सूचनाओं को संप्रेषित किया जाए, सूचनाओं को भेजा जाए, जिससे कि जो कार्य है वो समय से निस्तारित किए जा सके। इसके पश्चात अगर नेक्स्ट हम चर्चा करें तो नेक्स्ट है प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य कौन से होते हैं? प्रबंधकीय से मतलब है प्रबंध, जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्यालय के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं कि एक कार्यालय को चलाना, एक सुचारू रूप से चलाना, और जो हमारा उद्देश्य है वो भी बाधित ना हो, और इस तरीके से व्यवस्था बनाना कि वो हम अपने लक्ष्य को जल्दी से अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा हो, है ना। तो इसके लिए कार्यालय में कार्य किए जाते हैं। कार्यालय में कार्य करने से पहले उसकी प्लानिंग तैयार की जाती है, ठीक है। नीतियों का निर्धारण किया जाता है, नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। प्लानिंग किया आपने कि हमको इस बार ऐसा करना है, तो
करने के लिए आपको पहले पूरी तरीके से नीतियाँ अपनी निर्धारित करनी पड़ेंगी। ये हम करेंगे कैसे, तो फिर नीतियों को लागू करवाना, ये सब कार्य हमारे जो है वो प्रबंधकीय कार्य आते हैं। जैसे नियुक्ति करना कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको अगर उम्र हो तो उनको सेवानिवृत्त भी करना, उनको रिटायर करना, कार्यालय का निर्देशन, प्रभावी संप्रेषण समन्वय स्थापित करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना, कार्यों का नियंत्रण और उनको संचालित करना इत्यादि हमारे प्रबंध के अंतर्गत कार्य आते हैं, प्रबंधकीय कार्य आते हैं। कौन कौन से प्रबंधकीय कार्य हैं? जैसे कार्य का नियोजन करना, नीतियों का निर्धारण करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको सेवानिवृत्त करना, कार्यालय का निर्देशन करना, मतलब कार्यालय में जितने अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन देना। उसके पश्चात संप्रेषण करना, सूचनाएं पत्राचार करना, समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो समन्वय अगर आप स्थापित नहीं कर पाते हो एक का दूसरे से, तो आप कह सकते हो कि आपके वहाँ पर जो मैनेजिकल वर्क है, जो प्रबंधकीय कार्य है, वो आपका अच्छी तरीके से संचालित नहीं हो रहा है। और जब कर्मचारी अच्छी तरीके से और काम करें तो उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरणा देना। और प्रेरणा कैसे देंगे आप? उसके लिए चाहे जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको आप गिफ्ट करें, या कहीं भी आप यात्रा दें, या आप उनके छात्र जो बच्चे हैं उनके स्कूल की फीस है वो आप पे करें। मतलब इस प्रकार की स्कीम्स होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहित कर सकते हो उनको। तो ये कार्यालय के कार्य होते हैं जो प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट कार्य है जन संपर्क की व्यवस्था। जनसंपर्कीय व्यवस्था या जनसंपर्क व्यवस्था जनसंपर्कीय व्यवस्था का मतलब ये है, कार्यालय में एक अधिकारी होता है जो बाहर से, जो हमारी संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, हमसे जिनके रिलेशंस हैं, कार्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित, तो ऐसे व्यक्ति, या फिर जो कोई जानकारी के लिए आया है हमसे और हमसे अब जुड़ना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए उनको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, उनको जिससे कि हम अच्छी तरीके से हम अपने बिजनेस को और प्रमोट कर सकें, उनको अपनी तरफ लुभाने के लिए एक अधिकारी होता है जिनको हम कहते हैं जनसंपर्कीय अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। ठीक है, वो क्या करता है कि हमारी संस्था में जितने भी बाहर से आने वाले कंपनियों के सदस्य होते हैं या हमारे से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे सदस्य होते हैं, उनकी व्यवस्था करना, उनको जानकारी उपलब्ध कराना, उनको कंपनी के बारे में हर पहलू से संतुष्ट करना, जिससे कि हमसे जुड़ जाए, हमारा उनका जो बिजनेस है वो हमारा सेट हो उनके साथ में, हम अच्छी तरीके से कार्य करें। तो उसके लिए उन्हें लुभाना, किसी भी तरीके से आप उनको लुभाओ, आप उनको घुमाने की व्यवस्था कर सकते हो, उनको ठहरने की व्यवस्था कर सकते हो। ठीक है, जिससे वो हमसे प्रभावित हो, हमारे कार्य से प्रभावित हो, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो उससे प्रभावित हो, चाहे वो हमारे संस्था की जो अनुशासन व्यवस्था है उससे प्रभावित हो, कार्य करने वाले जितने कर्मचारी हैं उनके कार्य से प्रभावित हो। तो ये एक व्यवस्था की जाती है जनसंपर्कीय अधिकारी के द्वारा। तो ये व्यवस्था भी उपलब्ध कराना एक कार्यालय का ही कार्य माना जाता है। उसके पश्चात में कार्यालय का एक नेक्स्ट कार्य है संपत्तियों की रक्षा
संपत्तियों की रक्षा करना। तो यह प्रत्येक कार्यालय की जिम्मेदारी होती है कि हमारी संस्था में जितनी भी हमारी संपत्ति है ना, चल अचल जितनी भी हमारी संपत्ति है उसकी रक्षा करने का जो दायित्व होता है वो कार्यालय का होता है, क्योंकि कार्यालय सब पर नज़र बनाए रखता है, समान रूप से सब पर नज़र रखता है। तो अगर वो अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करेगा तो यह एक प्रकार का हमारा लॉस होता है, इससे हमारी कंपनी लॉस में जा सकती है। कोई बाहर से हमारी संपत्ति को, कोई व्यक्ति बाहर से आया, उसकी कोई सामग्री उठा करके ले जा रहा है तो हमारा लॉस है। तो उसकी व्यवस्था करना कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी हुई है उसका निर्देशन करना, उस पर अपनी डायरेक्शन देना और उसकी सुरक्षा के लिए चाहे आपको सुरक्षा कर्मी लगाना पड़े, है ना, तो आपको वो करना है। चाहे उसकी रक्षा के लिए आपको कितने ही अहम कदम उठाने पड़े, आपको वो कार्यालय का ही एक मुख्य कार्य है और कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी होता है उसके द्वारा ये सब काम बखूबी तरीके से किए जाते हैं। और उसको ये सब पता है कि यदि मैं इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं हुआ तो ये हमारा एक प्रकार का फेल्योर होगा। इसलिए जो भी पदाधिकारी इस कार्यालय को कार्य को देखता है, कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी होता है उसके द्वारा ये सभी कार्य बड़ी ही सुगमता के साथ में संपन्न किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं। तो संपत्ति की रक्षा करना कार्यालय का एक अहम दायित्व है। तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से ये कौन कौन से कार्य हैं जो कार्यालय के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब इसी क्रम में आपको कुछ और कार्यों के बारे में बताता हूँ जो कार्यालय के द्वारा किए जाते हैं। स्टेशनरी एवं फार्म की व्यवस्था तथा नियंत्रण ये कार्यालय का भी एक अहम काम होता है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में, इस फील्ड में अगर अधिकारी फेल होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पर कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं वो अपनी पहली नज़र रखते हैं। क्या है स्टेशनरी एवं फार्म की व्यवस्था करना। हमारे कार्यालय में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनमें फार्मों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब फार्म क्या है? फार्म एक प्रकार का एक पेपर पर लिखे हुए टाइटल्स होते हैं जिनके आधार पर हमको सूचना कलेक्ट करनी होती है। तो जब हमें सूचना चाहिए होती है तो हम फॉर्म छपवाते हैं उस रिलेटेड कार्य से संबंधित, और उसके पश्चात उस व्यक्ति से हम उसमें सूचनाओं को फिलअप करा लेते हैं। इससे किसी भी प्रकार की सूचना छूटने का भी कोई डर नहीं रहता। ये सूचना रह गई उस व्यक्ति से लेने के लिए, कर्मचारी से लेने के लिए। जैसे आप देखते हैं जैसे बैंक है, तो बैंक में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो वहाँ पर फॉर्म मिलता है, खाता खुलवाने का फॉर्म, उसमें पूरी डिटेल 3-4 पेज का होता है, सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। उसी प्रकार से अगर आप बैंक पासबुक देखते हैं, बैंक पासबुक बैंक का कार्य है वो छपवा करके रखती है, और जितना एम्प्लॉई आता है वो उसको उपलब्ध कराई जाती है। उसके पश्चात में जब कंपनी में कोई नई नियुक्ति होती है
उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जो भरवा करके रखे जाते हैं। तो फॉर्म का जो कार्य है वो सिर्फ यही है कि अगर कोई हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारे व्यक्तियों से चाहिए और हमें निश्चित इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रह न जाए, छूट न जाए इन्फॉर्मेशन लेने से, तो उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो हम एक फॉर्म पर उसके टाइटल हम लिख देते हैं। जैसे नाम चाहिए तो कर्मचारी का नाम लिख दिया, प्रश्न हम लिखते हैं और आंसर उस व्यक्ति के द्वारा उसमें फिल कर दिया जाता है। पिता का नाम, आंसर अपने पिताजी का नाम उसमें फिलअप कर देता है। ठीक है, तो ये तब जरूरत पड़ती है जब हमको बहुत मात्रा में इंफॉर्मेशन कई सारे लोगों के सामने जरूरत पड़ती है और उसको रिकॉर्ड में भी हमको अपने पास रखना होता है, तो हम फॉर्म इशू करते हैं। दूसरा है इसमें स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है? स्टेशनरी कहते हैं सामान को जो कार्यालय के नित्य दैनिक कार्यों को करने में प्रयोग की जाती है। जैसे स्टेशनरी के कुछ नाम आपको बताते हैं, जैसे आपके पेन होते हैं, पेन ये भी आपका स्टेशनरी है। उसके बाद जो रजिस्टर है, रजिस्टर हमारा स्टेशनरी में आता है। तो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब हमारे स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। स्टेपलर है आपका, स्टेपलर की जो पिन आती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। गोंद, गम, सेलो टेप, पिन, आलपिन आती है। बहुत सारी लिस्ट है। चैप्टर के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम आपको स्टेशनरी की जो सामग्री है उसी से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो ये स्टेशनरी की व्यवस्था और फार्म की व्यवस्था करना कार्यालय का कार्य होता है। जितने डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट के द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन जब मिलती है कि हमको इन सामग्रियों की ज़रूरत है, स्टेशनरी की ज़रूरत है, फार्म की ज़रूरत है, तो वो कार्यालय के द्वारा ऑर्डर दे के उसको छपवा दिया जाता है। छपवाने के पश्चात स्टोर अधिकारी के पास वो रखे जाते हैं और जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसको उसके कार्य के अनुसार उसको दे दिया जाता है और उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है, कहीं उसको ज़्यादा मात्रा में ना दे दिया जाए जिससे वो उसका मिसयूज करे। तो आवश्यकता से कम आप देते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो आप पुनः कहते हैं कि आपको दोबारा आप हमसे ले करके जाइएगा, दोबारा इशू करके जाइएगा। तो इशू करते समय हमारे स्टोर में रजिस्टर होता है जिसमें उसकी एंट्री कराई जाती है बाकायदा कि किस व्यक्ति ने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, कितनी मात्रा में प्राप्त किया, हस्ताक्षर दिनांक सहित उसमें करवाई जाती है। तो वहाँ पर स्टोर की भी जिम्मेदारी बनती है कि स्टोर का जो अधिकारी होता है, कर्मचारी, इसकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी सामान वो दे रहा है वो पूरी तरीके से देख करके दे, कहीं ज़्यादा सामग्री ना चली जाए उसमें, है ना। और कहीं ऐसा ना हो कि सामग्री आपने दे दिया और इशू करते समय आपने कोई लेखा जोखा भी नहीं रखा। तो लेखा जोखा नहीं होगा तो फिर से आपसे मांग कर सकता है। तो ऐसे ही स्टेशनरी और फार्म के कार्य होते हैं। फार्म भी सीमित मात्रा में इशू करने चाहिए। अगर उसको 1000 फॉर्म का उसको ज़रूरत है, क्योंकि आकलन कार्यालय में किया जाता है, उसके द्वारा जो कोटेशन दी गई है कि हमको इतने फार्मों की ज़रूरत है, तो आकलन किया जाता है कार्यालय के द्वारा क्या इतने फार्मों की आवश्यकता है। अगर है तो छपवाए जाते हैं, फिर उसको इशू करने के भी तरीके होते हैं, एकदम से सारा नहीं दिया जाता है। उसको एक सीमित मात्रा में दिया कि ये आप पहले यूज़ कीजिए, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप, और उसका मुआयना भी उसका किया जाता है, उस पर नज़र रखी जाती है। रजिस्टर बनाने के लिए कहा जाता है कि आप जिन लोगों को जितने फॉर्म वितरित करेंगे उनकी सूचना आपके पास में होनी चाहिए। फिर अवशेष कितने आपके पास बचे उसकी भी आपके पास में रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। तो इस तरीके की अगर आप व्यवस्था करते हैं तो आप नियंत्रण कर पाओगे और आपके वहाँ पर जो स्टेशनरी है, फार्म है, और वो व्यर्थ नहीं जाते हैं और अच्छी तरीके से आप उनके खर्चों को मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि ये हमारी कोई इनकम नहीं है, हम जो काम करते हैं अपने बिजनेस का उसमें जो हमको प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट में हमको इनको खरीदना होता है।
उनको खरीद करके हमें पे करना पड़ता है, तो ये हमारा खर्च है। तो इस पर अगर आप अंकुश नहीं लगाते हैं और अंधाधुंध आप सप्लाई करते हैं, जिसका जितना मन करे उतना वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ में लोग लाएंगे, व्यर्थ उनको नष्ट करेंगे, जिससे हमारा जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो नियंत्रण बहुत आवश्यक है फार्मों पर और चाहे स्टेशनरी पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इनका आपको कितना क्रय करना है, कितना इशू करना है और उनके उपयोग पर नियंत्रण आपको लाना है। तो क्रय करते समय भी हम ध्यान में रखेंगे, क्रय करते समय ध्यान देना है। दूसरा, जब आप इसका निर्गमन करेंगे, निर्गमन करते समय, निर्गमन करने का मतलब ये है इशू करते समय, जब आप जारी करेंगे, हम छपवा दिए हैं, आप उसको दे रहे हो जिस विभाग ने आपसे कहा है, ठीक, या कार्यालय को लगता है कि इन फार्मों की ज़रूरत है, तो वो अपने आप स्वेच्छा से छपवाता है और विभागों को इशू करता है। तो क्रय और निर्गमन करते समय आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, जिस एजेंसी से आप उसको क्रय कर रहे हो, जिससे छपवा रहे हो, जिस प्रेस से आप उसको, जिस दुकान से आप स्टेशनरी दे रहे हो, फार्म जहाँ से छपवा रहे हो, वहाँ पर भी खरीदारी के भी कई माध्यम होते हैं कि आपको बल्क में खरीदना है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आप कौन सी प्रक्रिया अपनाते हो, टेंडर प्रक्रिया अपनाते हो या ऐसे डायरेक्ट सामान खरीदते हो, किसी दुकान से खरीदते हो या होलसेल वाली दुकान से खरीदते हो, या फिर इशू करता जो कंपनी है जहाँ से माल इशू हो रहा है वहाँ से मंगा रहे हो, तो ये फर्क पड़ता है क्रय करने पर। तो ये क्रय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये भी हम आगे आपको इसके बारे में समझाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि क्रय करने के क्या तरीके होने चाहिए, जिससे आप एक प्रभावी तरीके से खरीद सको और अच्छी चीज़ आपको मिल सके, प्राइस भी जिस पर ज़्यादा करना लगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है और साथ में उसका उपयोग कैसा हो रहा है, उसके पश्चात उपयोग पर नियंत्रण करना है। ठीक है, एक बात को आप जैसे इशू कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि भाई 1000 चाहिए हमें फॉर्म, तो आपने उनको 900 दे दिया, रिकॉर्ड है आपके पास कि 900 मैंने दिया, लेकिन उनके उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। इशू पर तो नियंत्रण आप कम रखो, महंगा है तो हो सकता है कि अच्छी बात है, काम उसको करना है तो महंगा है, लेकिन उपयोग वो कितना कर रहा है उस पर आपके द्वारा नियंत्रण जरूर करना है। उसके पश्चात नेक्स्ट कार्य देखते हैं, कार्य व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का विकास। कार्य व्यवस्था था कार्य प्रणाली को विकसित करने का जो दायित्व होता है वो कार्यालय का होता है कि कार्य आप किस तरीके से करवाते हैं, उस करवाने के लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है कि वो कार्य होगा कैसे। कोई अगर प्रोजेक्ट आपको मिल गया कि ये प्रोजेक्ट आपको 1 महीने के अंदर पूरा करना है, तो आपने क्या कार्य किया, क्या व्यवस्था की, क्या आपने शेड्यूल तैयार किया, कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों का आपके पास में व्यवस्था है जो कार्य को करेंगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, तभी इसी को कहते हैं कि कार्य की व्यवस्था करना। व्यवस्था करने में कितना हमको की जरूरत पड़ेगी, फार्म की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत है कि नहीं है, क्या क्या उसमें मटेरियल हमको चाहिए वो हमको पता होना चाहिए, कितना प्रशिक्षित कर्मचारी आपको चाहिए, प्रशिक्षित नहीं तो कितना स्टाफ की जरूरत है
वो आपका 30 दिन में कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपने कहा कि 30 दिन में हम उसे पूरा करेंगे तो नहीं हो पाता है, तो आप पहले से शेड्यूल बनाएं कि आप उसको 1 सप्ताह पहले ही करना है। इस प्रकार का शेड्यूल होना चाहिए। तो इस तरीके को हम कहते हैं कार्य की व्यवस्था करना। अब उसके लिए जिन जिन वस्तुओं की सामग्रियों की जरूरत है वो उपलब्ध कराना कार्यालय का कार्य है, और उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है जो उस कार्य को करेगी, वो आपने कौन से हिसाब से आपने उनको चयनित किया है। सभी फ्रेशर हैं या कुछ एक्सपीरियंस है, उसमें कभी किसी ने उससे रिलेटेड काम किया है या उस तरीके का कार्य किया हो, उनके ऊपर कोई सुपरवाइज़र है कि नहीं सुपरवाइज करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए। तो ये इस प्रकार की बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जो कार्य की व्यवस्था है वो आपकी बिल्कुल एवन नंबर से चलेगी। साथ ही साथ हमको अपने कार्यालय में नई नई कार्य की जो प्रणालियाँ हैं, कार्य के जो मेथड्स हैं, उनको हमें इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि कौन सी कार्य प्रणाली हमारे कार्यालय के लिए उचित है, अच्छी है, जिनसे हम अपने कार्य की जो गुणवत्ता को बढ़ा सकें, अच्छी तरीके से हम अपने कार्य को पूरा कर सकें। तो कार्यालय में जो कार्य की जो प्रणाली है वो चेंज होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर सपोज कीजिए कि लेखा जोखा जितना कार्य होता है सब मैनुअली होता है, हाथ से होता है। तो आप प्रयास करें कि अपने यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था करें लेखा जोखा रखने की, जिससे थोड़ी सी गुणवत्ता बढ़ेगी, कार्य स्वच्छता के साथ में होगा। ठीक है, आप अपने यहाँ पर जैसे बिल है मैनुअली हाथ से लिख करके दिया जाता है, तो आप अपने यहाँ पर मशीन रख सकते हैं, बिलिंग मशीन, इसमें आप फटाफट एंट्री करके आप बिल दे सकते हैं। तो ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके आधार पर आप अपने कार्यों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उन कार्यों का विश्लेषण आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप विश्लेषण नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि कौन सी कार्य प्रणाली ज़्यादा सही है, ज़्यादा उचित है, तो आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने कार्यालय में श्रेष्ठ विधि का चयन करना होगा कि वो अच्छा मेथड कौन सा है जो हमारे कार्य करने के तरीके को अच्छी तरीके से कर सकता है, उद्देश्य को अच्छी तरीके से प्राप्त करने में सहायक है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना होगा कि कर्मचारियों के दायित्व एवं अधिकारों का निर्धारण करना। जो कर्मचारियों के जो दायित्व हैं वो भी आपको उन्हें समझाने होंगे, उन्हें बताना होगा कि आपका दायित्व है, आपको करना ही है, और आपका कार्यक्षेत्र कहाँ तक है, किस दायरे में रह करके आपको काम करना है, ये भी आपको अपने कार्य प्रणाली के अंतर्गत बताते रहेंगे तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि ये कार्यालय का कार्य है और उसको सही समय पर होना चाहिए। एवं कार्यालय है तो आवश्यक लेखन सामग्री, फार्म, फर्नीचर, साज सज्जा या उपकरण आदि की व्यवस्था करना एवं आधुनिक कार्यालय की आवश्यकता अनुसार उसके विकास एवं पूर्ति करवाना, ये कार्य भी कार्यालय के कार्य ही है। तो हमें ध्यान रखना है, तभी हम ये सब व्यवस्थाएं, कार्य की व्यवस्था को देख पाएंगे। अगर आप अपने यहाँ पर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने कर्मचारियों को कोई अधिकार ही नहीं देते हैं, तो वो खुले मन से प्रसन्नचित तरीके से अपने वहाँ ऑफिस में वो कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर उनको आप लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, फार्म नहीं उपलब्ध कराते, फर्नीचर नहीं है, साज सज्जा की व्यवस्था नहीं है, तो बाहर से आने वाला जो व्यक्ति होगा वो देख करके क्या समझेगा। अगर किसी का कार्य को करने में 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन आपके यहाँ पर सामग्री उपलब्ध ना होने की वजह से किसी व्यक्ति को 1 घंटे वेट करना पड़ता है, तो दोबारा आपके पास में इस कार्य के लिए नहीं उपस्थित होगा। तो हमको ये देखना है कि जितने उपकरण हैं, चाहे फर्नीचर हो, चाहे फार्म हो, चाहे स्टेशनरीज हो, वो समुचित मात्रा में हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम अच्छी तरीके से अपने कार्यालय के कार्य को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमको ये देखना है, ये देखभाल करती रहनी है कि हमारे यहाँ पर कर्मचारियों की कहीं पर कमी तो नहीं हो रही है। तो अगर कर्मचारियों को अपॉइंट करना है तो ये भी कार्यालय का काम है। तो कर्मचारियों का चुनाव
कर्मचारियों का चयन, कर्मचारियों के चयन का कार्य भी कार्यालय के द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। उनको अगर प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो प्रशिक्षण देने का कार्य भी कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है। उनको पारिश्रमिक देना, उनकी सैलरी की व्यवस्था करना, समय से सैलरी की व्यवस्था करना, संप्रेषण, और सबसे खास बात है कि व्ययों पर नियंत्रण, है ना, क्योंकि हम जो भी कार्य यहाँ पर कर रहे हैं अपने ऑफिस में, कार्यालय में, वो हम कर रहे हैं लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना। लाभ प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी की स्थापना की जाती है। तो यदि आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, एक प्लानिंग आपके पास में नहीं है, तो आप जो कार्यालय चलाने का जो दायित्व है उसमें आप फेल हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम मेंटेन करें कि जिस हिसाब से हमारी इनकम है उसी के हिसाब से हमारे खर्चे होने चाहिए। और कंट्रोलिंग करना ये अहम काम होता है कार्यालय अधिकारी का, कार्यालय के प्रशासन का। तो आज मैंने आपके सम्मुख कुछ यहाँ पर कार्यों का वर्णन किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आपने बड़ी ही तन्मयता के साथ में इन सबको सीखने का प्रयास किया होगा। जैसे सूचनाएं प्रदान करना, सूचनाओं का रिकॉर्ड तैयार करना, सूचनाओं को उपयोगी बनाना, सूचनाएं प्रदान करना, स्टेशनरी फॉर्म की व्यवस्था एवं नियंत्रण, कर्मचारियों का चयन, प्रबंधकीय कार्य, जनसंपर्कीय कार्य, संपत्तियों की रक्षा करना, व्ययों पर नियंत्रण करना, कार्य व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का विकास इत्यादि के बारे में आज हमने चर्चा की, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि ये आपका थ्योरी का पेपर है, एग्ज़ाम होगा, इसलिए इसको अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। मंथली टेस्ट होंगे तो आपको इन्हीं सबसे पूछा जाएगा, आपको इन्हें एक्सप्लेन करके लिखना है, समझ करके लिखना है आपको, और इन्हें लर्न भी करने का प्रयास करना है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आपको अवश्य आ जाएगा। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं और आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। टेक केयर।